क्या आपको लगता है कि झारखंड टेट जैसे बड़े एग्जाम को सिर्फ 30 दिनों में क्रैक करना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 30 डे मास्टर स्ट्रैटेजी जिससे आप न सिर्फ सिलेबस पूरा करेंगे बल्कि अपनी एक सीट भी पक्की करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 2 वायुमंडल एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अवरोध बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोक कर विशाल कांच घर की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। यह तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल का विस्तार सागर तल से 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु तथा रासायनिक संगठन। घटक द्रव्यमान %। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, निन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, जेन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 3/4 से भी अधिक 78.08% है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में वस्तुएं तेजी से नहीं जल पाती हैं। यह गैस रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन होती है। इस गैस के कारण ही पेड़ पौधों में प्रोटीन अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। ऑक्सीजन। मानव तथा अन्य प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन अपनी श्वास द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा इसे ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन के बिना ईंधन का जलना असंभव है। ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आर्गन। यह एक अक्रिय गैस है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया नहीं करती। इसकी अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, निन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक भारी गैस है। यह सौर विकिरण के लिए पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। कम मात्रा में होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी व वायुमंडल के ताप का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इसकी बढ़ती मात्रा में वैश्विक तापक्रम में वृद्धि होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ई के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है। ओजोन। वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छलनी, फिल्टर की भांति कार्य करती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाएं तो तापमान में तीव्र वृद्धि व चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर सघन मात्रा में पाई जाती है। जेट वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त व उत्सर्जित होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को क्षरित होने बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ई पर सहमति बनी है।
एवं इसके संरक्षण लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। जलवाष्प वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। उष्णार्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है व विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखती है। यह ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धूल कण इसमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापिंडों के कण शामिल होते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है। ये धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक या संघनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां ये वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। धूल के कण सूर्यातप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल व नारंगी रंग के दृश्यों का भी निर्माण करते हैं। धूलयुक्त कोहरा भी धूल कणों की उपस्थिति में बना घना धुंध ही है। वायुमंडल में के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। ओजोन सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण गुण के कारण यह अति महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायोलेट रेस का अवशोषण करती है। वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन और हाइड्रोकार्बन गैसों के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है, जिससे अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र की समस्या उत्पन्न हो गई है। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। 1 क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, 2 समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर, 3 ओजोन मंडल ओजोनस्फेयर, 4 आयन मंडल आयोनोस्फेयर, 5 बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर यह वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। इस परत में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। समस्त मौसमी परिवर्तन जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, हिमपात आदि इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता जाता है। इसे ताप की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तापमान में परिवर्तन होने के कारण क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। संवहनीय धाराओं के चलने के कारण इसे संवहनीय मंडल तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और इसमें ताप समान रहता है। इस मंडल में जलवाष्प एवं धूलकण नजर नहीं आते, इसलिए जेट वायुयान इसी मंडल में चलते हैं। इसके ऊपर तापमान में वृद्धि होती है और उसका कारण होता है ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन नामक पैमाने से मापी जाती है। ओजोन मंडल समताप मंडल का ऊपरी भाग ही ओजोन मंडल होता है, जिसकी ऊंचाई 15 से 55 किलोमीटर के मध्य होती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर तक होता है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इसी कारण इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। 4 आयन मंडल
आयोनोस्फेयर। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बंटा हुआ है। ये निम्न हैं। डी लेयर, इसमें उच्च तरंग दैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यह मध्यम एवं उच्च आवृत्ति तरंगों का अवशोषण कर लेता है। ई लेयर, इसे केनेली हीविसाइड परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यहां ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में मिलती है। एफ लेयर, इसे एपलेटन परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व उच्च तरंग दैर्ध्य अर्थात मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। जी लेयर, इससे लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य वाली निम्न, मध्यम एवं दीर्घ सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है। आयन मंडल के ही कारण विश्व में संचार क्रांति संभव हुई। 5. बाह्यमंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो 640 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर तक फैला है, बाह्यमंडल कहलाता है। ऊंचाई के साथ इसके तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडलों में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अद्यतन शोधों के अनुसार यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं। तापमान, टेम्परेचर। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। 1. उस स्थान का अक्षांश रेखा। 2. समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता। 3. समुद्र से उसकी दूरी। 4. वायु संहति का परिसंचरण। 5. कोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। 6. स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी साइबेरिया में स्थित बरखायांसक को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिकतम विसंगति पाई जाती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बरखायांसक नामक स्थान का है। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अल्जीरिया, लीबिया 59 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाला स्थान डलोल, इथोपिया 35 डिग्री सेल्सियस है। सबसे कम वार्षिक औसत तापमान वाला स्थान पोल ऑफ कोल्ड, अंटार्कटिका -58 डिग्री सेल्सियस है। तापमान को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं अक्षांश सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थलीय एवं जलीय स्वभाव, धरातल की प्रकृति, ढाल की तीव्रता, प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं, उच्चावच, मेघाच्छादन तथा वनस्पतियां। वायुदाब। स्थल या सागर के प्रति इकाई क्षेत्र में जो भार डालती है उसे वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है। इसे वायुदाब मापी, बैरोमीटर से मापा जाता है। वर्तमान समय में वायुदाब मापने के लिए फोर्टिन एवं एविरोइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायुदाब को मिलीबार तथा पास्कल में भी मापते हैं।
व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। समुद्र तल पर पारे के 70 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का वायुदाब 1012.25 मिलीबार होता है। वायुदाब और इसके वितरण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा जलवाष्प है। वायुदाब की पेटियां वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसके कारण वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। वायुदाब की पेटियां दो प्रकार की हैं, I ताप जनित तथा II गति जनित। पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान वायुदाब की पेटियों का विवरण निम्नानुसार है। एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य एक ताप जनित पेटी है। यहां वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसे शांत पेटी डोलड्रम कहते हैं। 2 उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां कर्क और मकर रेखाओं से लगभग 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये 2 पेटियां स्थित हैं। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न वायुदाब की पेटियां हैं। विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। 3 उपधुनीय निम्न वायुदाब की पेटियां यह गति जनित वायुदाब की पेटियां आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत हैं। 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब सदैव उच्च रहता है, अतः दोनों गोलार्धों में स्थित ये पेटियां ताप जनित हैं। पवन वाइंड पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि के अंतर व घूर्णन गति में भिन्नता के कारण पवन दाब प्रणवता द्वारा निर्देशित दिशा में समदाब रेखाओं के समकोण पर नहीं चलती, बल्कि अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। ऐसा कोरिलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। वायु में गति बढ़ने के साथ साथ इस बल की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों की ओर इसकी तीव्रता में वृद्धि होती जाती है। कोरिलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपनी दिशा की दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध के पवन अपनी प्रवाह दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पवनों के प्रकार 1 प्रचलित पवन, 2 मौसमी पवन या सामयिक पवन और 3 स्थानीय पवन। 1 प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध 300 डिग्री से 350 डिग्री अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण ये पछुआ पवनें ही हैं, जो वहां तापमान वृद्धि व वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ वनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड झंझा चला करते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। ये नाम नाविकों द्वारा दिए गए हैं।
पछुआ पवनों का ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है। जहां पर ये गर्म तथा आर्द्र पछुआ पवनें ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों से मिलती हैं, वहां पर वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहते हैं। शीतोष्ण वाताग्रों के निर्माण के परिणामस्वरूप शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक पवन ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें एक निर्धारित पथ पर चलने वाली पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में लगातार बहती हैं। विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें संवहन के कारण ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी समुद्री धाराओं से संपर्क के कारण पश्चिमी भाग की व्यापारिक पवनों की अपेक्षा ये पवनें शुष्क होती है। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। 2 मौसमी पवन या सामयिक पवन समयानुसार अथवा मौसम के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनों के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे मानसूनी पवनें, समुद्री एवं स्थलीय समीर तथा पर्वत एवं घाटी समीर। मानसूनी पवन मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अतः ये पवनें मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिन्हें शीतकालीन मानसून कहते हैं। मानसूनी पवनें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सहित दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान के ऊपर बहती है। समुद्री एवं स्थलीय पवन स्थल और जलीय भाग के तापमान ग्रहण करने के स्वभाव में विषमता होने के कारण दिन के समय वायुमंडल की निचली परतों में समुद्र समीर बहती है, अर्थात दिन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। ये हवाएं समुद्र के समीपवर्ती भागों के तापमान एवं आर्द्रता को अत्यधिक प्रभावित करती है। रात्रि के समय स्थल भाग शीघ्र ठंडा हो जाता है, जिससे रात्रि को वायुदाब स्थल पर अधिक हो जाता है और जलीय भाग पर कम रहता है। इसलिए रात्रि को हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। इनको स्थलीय समीर कहते हैं। पर्वत एवं घाटी समीर पर्वतीय क्षेत्र में दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। इस कारण पवन घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर बहने लगती है। इसे समीर कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात पर्वतीय ढाल पर से पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का विसर्जन घाटी तल की अपेक्षा बड़ी तेजी से होता है। इस कारण ढाल की ऊंचाइयों से ठंडी और घनी पवन नीचे घाटी की ओर बहने लगती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। 3 स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। स्थानीय पवनों की विशेषताएं इन पवनों की ऊंचाई अधिक नहीं होती है। इनका नामकरण स्थानीय कारकों तथा महत्व के आधार पर होता है, इसीलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। इन पर स्थानीय उच्चावच का व्यापक प्रभाव होता है। ये पवनें उष्ण, शीतल, बर्फीली, धूल भरी तथा रेत युक्त आदि प्रकार की होती है। स्थानीय मौसम एवं जलवायु के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवन के उत्पत्ति के कारण स्थानीय ताप प्रवणता स्थानीय दाब प्रवणता धरातलीय बनावट, पर्वतीय अवरोध, मरुस्थलीय, तटीय व सागरीय सतह आदि। सौर विकिरण की मात्रा, स्थल एवं जल का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, अर्धस्थायी उच्च एवं निम्न भार की पेटियां।
कुछ स्थानीय हवाएं या गर्म हवाएं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। गर्म हवाएं प्रवाहित क्षेत्र। एक फोन अल्पस पर्वतीय श्रेणी की घाटियों में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। 2 चिनूक रॉकी के पूर्वी ढाल, यूएसए। 3 सिमूम सहारा तथा अरब मरुस्थल। 4 खामसिन, मिस्र। 5 सिरोको, उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिण इटली। 6 ब्रिकफील्डर, ऑस्ट्रेलिया मरुक्षेत्र। 7 ब्लैक रोलर, उत्तरी अमरीकी मैदान। 8 नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। 9 जोंडा, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे, अर्जेंटीना में। 10 लू, उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान। 11 हरमट्टन, गिनी तटखाना, नाइजीरिया, डॉक्टर विंड। 12 बरगस, दक्षिण अफ्रीका। 13 सामून, ईरान। 14 हबूब, उत्तरी सूडान। 15 सेंटाइना, दक्षिण कैलिफोर्निया। 16 योमा, जापान। कुछ स्थानीय हवाएं या ठंडी हवाएं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठंडी हवाएं प्रवाहित क्षेत्र। 1 मिस्ट्रल, फ्रांस। 2 बोरा, एड्रियाटिक तट बटा युगोस्लाविया एवं इटली। 3 ब्लिजार्ड, साइबेरिया एवं कनाडा। 4 बुरान, रूस एवं मध्य एशिया। 5 नार्दर अमेरिका। 6 पैम्पेरो, अर्जेंटीना, चिली व उरुग्वे क्षेत्र। 7 बीज, फ्रांस। 8 केप डॉक्टर, दक्षिण अफ्रीका। 9 पैपागाओ, मैक्सिको तट। 10 विली विली, ऑस्ट्रेलिया। 11 जूरन, स्विट्जरलैंड। 12 पुर्गा, रूसी टुंड्रा प्रदेश। चक्रवात, साइक्लोन। टॉर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफानों को टॉर्नेडो कहा जाता है। टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाला तथा चीन सागर में चलने वाला वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। हरिकेन, अटलांटिक महासागर में उठने वाला तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाला भयंकर चक्रवाती तूफान है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।